जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो और आज हम डिस्कस करेंगे कतर और इंडिया के रिलेशनशिप के बारे में। तो रिसेंटली कतर के जो अमीर हैं उन्होंने इंडिया आए और इंडिया के अंदर उन्होंने डिक्लेयर किया कि उन्होंने यानी कतर 10 बिलियन यूएस डॉलर इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो इसी न्यूज़ के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मैप में देख लेते हैं कतर और इंडिया दुनिया के मैप में कहाँ पे है। तो ये है हमारे इंडिया, हमारे भारत, और ये जो छोटा वाला देश है मिडिल ईस्ट के अंदर, सऊदी अरब से एकदम लगा हुआ सटा हुआ जो देश है ये है कतर। ये लाल वाला जो डॉट दिख रहा है ये है कतर। तो इसी देश ने अनाउंस किया, इसी देश की अमीर ने अनाउंस किया कि इंडिया के अंदर कतर 10 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट करेगा। तो अब आते हैं न्यूज़ पे। न्यूज़ क्या है, 18 फरवरी 2025 को कतर के जो अमीर हैं उनका नाम है अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी। मतलब ये इंसान, इन्होंने कतर से इंडिया आए और इनको रिसीव करने के लिए हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी सारे प्रोटोकॉल तोड़ के उन्होंने एयरपोर्ट में इनको रिसीव किया और बोले कि इंडिया और कतर एक दूसरे के भाई है। मतलब ये जो उनको कतर के जो अमीर है उनका इंडिया में आना और प्राइम मिनिस्टर मोदी का सारे प्रोटोकॉल तोड़ के उनसे मिलना, ये सारी चीज़ का गोल एक ही है कि इंडिया और कतर ये दो देश एक दूसरे के साथ जो बायलैटरल रिलेशंस है उसको और स्ट्रॉन्ग करे, उसको और ज़्यादा स्ट्रांगली एस्टेब्लिश करे और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तैयार करे एक दूसरे के बीच में। बस यही है टोटल मेन इंटेंशन, मेन गोल मान लीजिए, कतर का भी मान लीजिए और हमारे इंडिया का भी मान लीजिए। ठीक है, तो इसी चलते हुए इसी सारे मीटिंग हुआ नरेंद्र मोदी जी के साथ कतर के अमीर के, तो उसी सारे पॉजिटिव रिजल्ट आए, आउटकम आए मीटिंग का। ये इसी सारे चीज़ को चलते हुए लास्ट में उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि कतर्स कमिटमेंट टू इन्वेस्ट 10 बिलियन यूएस डॉलर इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ इंडियाज इकोनॉमी इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग। यानी भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे इंडस्ट्री के ऊपर कतर 10 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट करेगा। अब हम देखते हैं इंडिया और कतर के बायलैटरल जो रिलेशन है, जो बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है, वो कैसा रिलेशन है। ऐसे तो इंडिया और कतर का जो इंटरनल रिलेशन है, पॉलिटिकल रिलेशन है, ग्लोबली जो रिलेशन है वो फ्रेंडली रिलेशन है। एक कतर से लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो एलएनजी बोलते हैं जिसको, इसका बहुत बड़ा एक बायर है। मतलब इंडिया बहुत ज़्यादा अमाउंट में कतर से लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी खरीदता है। ठीक है, और कतर के अंदर इंडिया के लगभग मान लीजिए 8 लाख लोग काम करते हैं। इंडियन नेशनल के 8 लाख लोग कतर के अंदर काम करते हैं। कतर के जो जीडीपी है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और कतर से रेमिटेंस में इंडिया में पैसा भी भेजते हैं। इससे कतर का भी इकोनॉमी डेवलप होता है और इंडिया के अंदर भी इकोनॉमी डेवलप होता है। ठीक है, और ये दो नेशन मतलब कतर और इंडिया हैज़ बीन डिपेंडिंग देयर पार्टनरशिप पार्टिकुलरली इन ट्रेड, एनर्जी एंड इन्वेस्टमेंट। बहुत दिनों से इंडिया और कतर एक दूसरे के साथ जो ट्रेड, एनर्जी और इन्वेस्टमेंट, ये सारे चीज़ के ऊपर जो रिलेशनशिप है उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहा है और कर भी रहा है। ठीक है, तो यानी कतर और इंडिया का जो रिलेशन है ये लगभग आप फ्रेंडली मान सकते हो। अब हम आते हैं रिसेंट इकोनॉमिक एंगेजमेंट। रिसेंटली कतर और इंडिया के बीच में क्या क्या इकोनॉमिक एंगेजमेंट हुआ है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक सेक्टर में क्या हुआ है, कतर इज इंडिया टॉप सप्लायर ऑफ एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एलएनजी जिसको बोलते हैं, उसका सबसे बड़ा सप्लायर है इंडिया के अंदर कतर। ठीक है, तो यानी कतर इंडिया को लिक्विफाइड नेचुरल गैस बेच के बहुत पैसा अर्न करता है, बहुत पैसा कमाता है। ठीक, तो इंडिया के अंदर एक कंपनी है जैसे कि पेट्रोनेट, ऐसे बहुत सारे एलएनजी की कंपनी है जो कतर से एलएनजी इंपोर्ट करवाता है। ठीक है, इनके साथ कतर का जो एग्रीमेंट हुआ है वो सिक्योरली लॉन्ग टर्म के लिए एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, एनर्जी सेक्टर में इन सारे कंपनियों के साथ कतर के। ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट ग्रोथ। तो आज के दिन में रिसेंटली कतर के अंदर जो उनका जो इन्वेस्टमेंट जो अथॉरिटी है, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, उन्होंने क्या किया, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का जो अमाउंट था वो धीरे धीरे ज़्यादा करना चालू कर दिया है और ज़्यादा कर भी रहा है। तो ये तो होना ही था क्योंकि इंडिया के अंदर, इंडिया एक दुनिया के लिए एक बड़ा मार्केट भी है जहाँ पे 140 करोड़ लोग रहते हैं और इंडिया का जो साइज है वो भी बहुत बड़ा देश है इंडिया। तो दुनिया के लिए इंडिया एक मार्केट तो है। तो यहाँ पे जो भी बाहर से देश इन्वेस्ट करेगा तो उनको बदले में प्रॉफिट ही मिलेगा। तो इसी को देखते हुए कतर ने इंडिया के अंदर वो
जो इन्वेस्टमेंट है उसको ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा है और इंडिया को इसमें इन्वॉल्व भी कर रहा है। तो 2023 में क्या हुआ, 2000 इंडिया के अंदर जो रिलायंस रिटेल वेंचर करके जो कंपनी है उसमें कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने $1 बिलियन इन्वेस्ट किया, ठीक है, एक्वायरिंग ए 0.99% स्टेक, मतलब लगभग 1% स्टेक भी नहीं, उससे भी कम 0.99% स्टेक कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने $1 बिलियन दे के खरीदा, ठीक है, ये एक इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर 2020 में क्या हुआ था, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी इन्वेस्टेड किया था कहाँ पे, अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड, ये अदानी जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है अदानी का, तो उसमें भी उन्होंने इन्वेस्ट किया था। फिलहाल बायलैटरल ट्रेड इंडिया और कतर के बीच में जो है वो है साल में 20 बिलियन, जो 2022-23 में हुआ था, ठीक है। तो इंडिया और कतर का एम यही है कि 2030 आते आते ये जो 20 बिलियन जो ट्रेड हुआ है उसको 40 बिलियन बनाना टारगेट है, 2030 तक डबल करना, मतलब 20 बिलियन को 40 बिलियन करना, ठीक है। ये सारे रिसेंटली इकोनॉमिक एंगेजमेंट हो रहा है कतर और इंडिया के बीच। अब आते हैं न्यूज़ पे, द $10 बिलियन इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट 2025 कतर के द्वारा, ठीक है। ड्यूरिंग द स्टेट विजिट, ये एक स्टेट विजिट था अमीर के, कतर के जो अमीर है उनका एक स्टेट विजिट था कहाँ पे, इंडिया पे। तो उसमें 18 फरवरी 2025 को उन्होंने क्या किया, अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने विजिट किया इंडिया को, और इंडिया और कतर के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको और भी एलिवेट करने की कोशिश की और ज़्यादा एलिवेट भी किया और दोनों के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एस्टेब्लिश किया। तो इसी के चलते हुए फिर इन्वेस्टमेंट एरिया में क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट एरिया में उन्होंने $10 बिलियन इन्वेस्ट करने की घोषणा कर दी। कहाँ पे करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इंडिया के अंदर रोड बनेगा, पोर्ट बनेगा, स्मार्ट सिटीज़ बनेंगे, इसमें इन्वेस्ट होगा। फिर टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इकोनॉमी में इन्वेस्ट होगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे इन्वेस्ट होगा। फिर एनर्जी एंड ग्रीन हाइड्रोजन, इसमें भी प्रोजेक्ट, इसमें इन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट होगा क्या, ये $10 बिलियन, ठीक है। फिर हम क्या देखेंगे, फिर फ्यूचर में क्या क्या बात चल रहा है कतर और इंडिया के बीच में। फ्यूचर में कतर और इंडिया का कोशिश यही है कि बोथ नेशन आर एक्सप्लोरिंग ए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA। तो दोनों ही देश चाहते हैं कि एक दूसरे के बीच में ये CEPA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो जाए, जिसमें ये हो जाए तो दोनों देश के बीच में ट्रेड जो है वो एनहांस हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और भी ज़्यादा खुल जाएंगे एक दूसरे के पास। मतलब इंडिया भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएगा कतर के अंदर और कतर भी इंडिया के अंदर और भी सिक्योरिटी के साथ और भी ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे। ये जो इन्वेस्टमेंट का जो अनाउंसमेंट आया, इससे हम लोग क्या समझ पाएंगे, क्या समझे, इसमें यही समझ में आया जो कतर धीरे धीरे इंडिया के ऊपर भरोसा कर रहा है, उसको लग रहा है कि इंडिया एक पोटेंशियल मार्केट है और भी स्टेबल मार्केट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इन्वेस्ट करें तो वो पैसा कभी भी डूबेगा नहीं, वो प्रॉफिट ही देगा कतर को, ठीक है। एक पोटेंशियल एंड ऊपर से इंडिया और कतर के बीच में, इंडिया का जो GDP है अभी दुनिया के अंदर नॉमिनल GDP में 5 नंबर पे आता है। तो ऐसे एक 5 नंबर GDP वाला देश के साथ अगर कोई देश बिजनेस करेगा तो उसमें उसको लॉन्ग टर्म में फायदा ही होगा। तो इसी के चलते देखते हुए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन्होंने किया कतर और इंडिया ने, ठीक है। ऊपर से कतर तो नेचुरल गैस का इंडिया के लिए एक बड़ा सप्लायर तो है ही। तो ये सारी चीज़ देखते हुए कतर ये डील यही दिखाता है कि कतर और इंडिया एक दूसरे के ऊपर अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहा है और एक दूसरे के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। अब हम आते हैं दो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ये जो हमने बोला, ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA, ये होता क्या है, ठीक है। इसका जो कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको समझने से पहले हमको ये FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ये होता है, अब जब दो देश, मान लीजिए कतर, अभी ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कतर और इंडिया के बीच में हुआ नहीं, लेकिन बात चल रहा है, आगे जाकर हो भी जाएगा। तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, मान लेते हैं दो देश एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, मतलब कतर और इंडिया मान लीजिए एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। तो क्या इसका फैसिलिटी क्या मिलेगा, इसका फैसिलिटी ये मिलेगा, जब इंडिया का कोई सामान कतर के अंदर जाएगा, कतर के मार्केट में जाएगा, तब कतरी जो गवर्नमेंट है ये इंडिया के सामान के ऊपर या तो बहुत ज़्यादा कम टेरिफ लगाएगा, कम इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा, कोटास लगाएंगे, बहुत ज़्यादा कम कोटास लगाएंगे, या तो टेरिफ कुछ सामान के ऊपर शायद टेरिफ ना ही लगाए, ये सारी चीज़ होगा, ठीक है। ऐसे ठीक उल्टा ये भी होगा कि कतर से कोई सामान अगर इंडिया के मार्केट में आए, तब इंडियन गवर्नमेंट भी उसी सामान के ऊपर टेरिफ कम कर देंगे। जो सामान के ऊपर कतर ने टेरिफ एकदम बंद कर दिए, ऐसे इंडिया भी कुछ सामान के ऊपर कतर के टेरिफ एकदम बंद कर देगा, एकदम बाकी सामान के ऊपर टेरिफ या इंपोर्ट ड्यूटी कोटास ये भी सारे कम कर देंगे। तो ये एक दूसरे दो देश की गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ ऐसे ही टेरिफ कम करने का जो प्रोसीड्योर है, ये सारी चीज़ आता है कहाँ पे,
फ्री ट्रेड के अंदर, ठीक है। तो फ्री ट्रेड क्या होता है? फ्री ट्रेड इज अ पैक्ट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। ये एक सिर्फ 2 कंट्री नहीं, एक बहुत 3-4 कंट्री या तो मोर कंट्रीज के बीच में भी हो सकता है ये ऐसे एग्रीमेंट। टू रिड्यूस और एलिमिनेट ट्रेड बैरियर्स, मतलब ट्रेड करने के लिए जो जो बैरियर्स होता है, जो जो ज़्यादा दिक्कतें देता है, जैसे कि टैरिफ, इंपोर्ट ड्यूटीज, कोटास, ये सारी चीज़ जो ट्रेड करने के लिए थोड़ा सा बैरियर क्रिएट करता है, मतलब ट्रेड को थोड़ा सा स्लो कर देता है, ये सारे चीज़ को हटा के एफटीए क्या करता है? बूस्ट ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बाय मेकिंग गुड्स एंड सर्विस मोर अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल। इसमें क्या हो गया? अगर मान लीजिए इंडिया का जो सामान है वो कतर के मार्केट में जब जा रहा है, जब कतर गवर्नमेंट उसके ऊपर कम टैरिफ लगा रहा है, तो क्या होगा? कतर के मार्केट में इंडिया का जो सामान है वो बहुत कम प्राइस में सेल हो पाएगा, ठीक है। उसमें कम प्राइस में सेल होकर भी प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो तब कम प्राइस में कतर के मार्केट के अंदर इंडिया का जो सामान है वो बिक पाएगा, सेल हो पाएगा। तब जो आम इंसान है उनके लिए भी एक सुविधा होगा कि अच्छा क्वालिटी का माल उनको सस्ते में मिल जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे चलते हुए इंडिया के अंदर भी कतरी सामान जो आएगा कतर से, वो भी सस्ते में लोगों को मिलेगा। तो इससे जो आम कंज्यूमर होता है उनको भी प्रॉफिट होता है, और दो देश के बीच में जो रिलेशन है वो भी और ज़्यादा इनहांस हो जाता है और ज़्यादा डेवलप्ड हो जाता है, ठीक है। तो एफटीआई के अंदर मेनली जो टारगेट वो होता है एलिमिनेट मोस्ट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। ये हो गया एफटीए का कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे जो थोड़ी देर पहले स्लाइड में, थोड़ी इसके ठीक पहले वाला स्लाइड में हम जो बोले कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये टारगेट है इंडिया और कतर का एक दूसरे के साथ करने के लिए, जो कि ये जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीईपीए, एक तरीके से ये एफटीए का मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक एडवांस वर्जन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ टैरिफ, इंपोर्ट ड्यूटी, कोटास, ये सारे कम या एलिमिनेट नहीं होता, इसके साथ साथ भी बहुत सारे चीज़ इसके अंदर कवर हो जाता है। क्या क्या? इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, कितने अच्छे तरीके से दो देश एक दूसरे के बीच में इन्वेस्ट कर पाएंगे, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है उसके लिए क्या सिक्योरिटी दे पाएंगे, फिर सर्विसेज के क्या क्या सुविधा होगा, ये सारी चीज़ तब इसके अंदर आ जाता है। इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर, जो कि मान लीजिए एक तरीके से एफटीए का भी एडवांस वर्जन है, ठीक है। इंडिया जो देशों के साथ एफटीए और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहा है वो क्या क्या है? इंडिया और ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन के बीच में जो एफटीए करने की जो कोशिश है ये चल रहा है, बातचीत अंडर नेगोशिएशन चल रहा है, कुछ सालों में हो भी जाएगा। फिर इंडिया और यूके के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो एडवांस स्टेज में बात चल रहा है वो भी हो जाएगा। फिर जीसीसी मतलब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ भी एफटीए करने की कोशिश हो रहा है, उसमें कतर के साथ तो बात हमने देखी ली हो रहा है, फिर यूएई और सऊदी अरबिया के साथ भी बातचीत हो रहा है। ये सारे चीज़ ऑफ एडवांस पोजीशन में चल रहा है, कुछ जगह पे काम चालू भी हो गया है। फिर कनाडा, ये थोड़ा हिस्सा अभी दिक्कत में है, कनाडा और इंडिया का रिलेशन थोड़ा उतना सही नहीं है अभी, तो इसीलिए कनाडा के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने की जो बात चल रहा था वो अभी ऑनगोइंग टॉक में ही है, मतलब वो उतना काम आगे नहीं बढ़ा। फिर सीईपीए के लिए किस के ऊपर भारत कोशिश कर रहा है? यूएई के साथ 2022 में इंक्रीज ट्रेड इन ऑयल, जेम एंड सर्विस, ये हो गया यूएई के साथ भारत का ये सीईपीए, ये अभी एस्टेब्लिश वैसे चल रहा है। फिर साउथ कोरिया के साथ 2010 में हुआ था बूस्टेड टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड के ऊपर। फिर जापान के साथ 2011 में हुआ था ऑटोमोबाइल एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ऊपर, ठीक है। तो ये सारे कोशिश इंडिया कर रहा है अभी। अब हम आते हैं फीचर्स ऑफ एफटीए, जो कि हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किए, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट का जो फीचर्स होता है, तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम अभी देखेंगे। तो फीचर्स ऑफ एफटीए में क्या आता है? जो थोड़ी देर पहले हमने बोला, टैरिफ रिडक्शन और एलिमिनेशन, मतलब टैक्स, इंपोर्ट टैक्स बहुत ही कम कर देना या तो ना ही लेना, बंद ही कर देना। फिर कुछ मार्केट एक्सेस, बिजनेस गेट बेटर एंट्री इन फॉरेन मार्केट, इंडिया का सामान कतर के मार्केट में आसानी से जा पाएगा, गल्फ के मार्केट में आसानी से जा पाएगा। फिर गल्फ से कतर का सामान आके इंडिया के मार्केट में भी बहुत आसानी से बिक पाएगा। ये सारी चीज़, मार्केट एक्सेस बहुत आसान हो जाता है किसी भी सामान के लिए। फिर रूल ऑफ ऑरिजिन, अब यहाँ पे एक कंट्री दूसरे कंट्री का जो सामान है उसका जो जेन्युइनिटी है वो जेन्युइन उसी कंट्री से आया है कि किसी और कंट्री से स्मगल होकर आया है, ये सारे चीज़ के ऊपर नज़र रखता है। क्योंकि एक कंट्री दूसरे कंट्री का जो सामान है उसको सेफगार्ड करने के लिए, मतलब जो प्रॉफिट है सामान का वो जो ओरिजिनेट कंट्री हुआ है, मतलब कतर भी चाहेगा जो सामान इंडिया से मैन्युफैक्चर हुआ है, ओरिजिन हुआ है, उसका प्रॉफिट इंडिया को ही मिले। ऐसा नहीं उसी सामान कोई दूसरा कंट्री सस्ते में खरीद के फिर कतर के अंदर स्मगल करके दूसरा कंट्री प्रॉफिट लेके जाए, ये सब नहीं होगा। एक कंट्री दूसरे कंट्री के जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर पूरा नज़र रखेगा, पूरा मेंटेन करेगा उसको। तो ये होता है रूल ऑफ ओरिजिन, जिस कंट्री से वो सामान ओरिजिन हुआ है प्रॉफिट उसके पास ही जाएगा। फिर होगा ट्रेड ऑफ सर्विस, जैसे कि कवर्स बैंक, आईटी, टूरिज्म, मोर, ये सारी चीज़ कहाँ पे आ जाएगा? ट्रेड ऑफ सर्विस के अंदर। इसका भी ख्याल रखा जाएगा, दो कंट्री एक दूसरे के जो भी बैंकिंग सिस्टम है वहाँ पे कोई फ्रॉड ना हो जाए। फिर आईटी सेक्टर्स, टूरिज्म, सारी चीज़ के ऊपर ख्याल रखेंगे, उसका जो
इंटरेस्ट होगा उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये हो गया ट्रेड इन सर्विस। सर्विस सेक्टर में जब एफटीए लगता है तो ऐसे ही होता है। फिर आता है इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन, मतलब जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसको सिक्योरिटी प्रदान किया जाएगा। मतलब कतर से जो भी 10 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट आया इंडिया के अंदर, इंडियन गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करके सिस्टम ऐसे बनाया जाएगा कि ये 10 बिलियन जो डॉलर है इसका जो प्रॉफिट आएगा, इसका जो इन्वेस्टमेंट जो भी होगा उसके बदले में कतर को जो प्रॉफिट मिलना चाहिए वो प्रॉफिट कतर को मिलेगा। उसका जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट किया जाएगा इंडिया के अंदर। तो इसे ऐसे ही जो इंडिया के इंटरेस्ट कतर के अंदर होगा तो कतर उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन। ये सारे जो मैंने बोला ये सब एग्जाम्पल देके बोला। कतर और इंडिया के बीच में अभी भी ये एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूरा एकदम पूरा चालू नहीं हुआ है। बात चल रहा है, चालू हो जाएगा कुछ सालों में, अभी भी नहीं हुआ है एकदम परफेक्ट तरीके से। ठीक है, अब आते हैं टाइप ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट। कितने टाइप का ट्रेड एग्रीमेंट होता है? पहला होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि रिड्यूस एक कंट्री दूसरे कंट्री को थोड़ा सा प्रेफर करेगा, जहाँ हमें कुछ सामान के ऊपर टैरिफ रिड्यूस होगा ऑन सिलेक्टेड गुड। जैसे कि मान लीजिए ये अभी यूएसए और इंडिया के बीच में जो ट्रम्प की जो गवर्नमेंट है यूएस के अंदर, वो बहुत सारे देश के ऊपर बहुत सारे सामान के ऊपर टैरिफ ज़्यादा कर दिया है, लेकिन इंडिया का जो सामान है इंडिया के ऊपर उतना टैरिफ अभी भी नहीं डाला। तो ये होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। तो इंडिया को थोड़ा सा प्रेफर किया जा रहा है अच्छे तरीके से। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। फिर हम देखेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि इंडिया हर देश के साथ करने की कोशिश कर रहा है। एलिमिनेट मोस्ट टैरिफ एंड ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, इसमें ज़्यादातर सामान के ऊपर टैरिफ और जो भी ट्रेड रेस्ट्रिक्शन है उसको हटाया जाएगा। ये करने की कोशिश इंडिया कर रहा है जितने सारे देश के साथ हो पाए। फिर आता है और भी एडवांस स्टेज में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA, जो कि कोशिश में है इंडिया और कतर के बीच में हो जाए। उसमें ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सर्विस सारी चीज़ सिक्योरिटी के अंदर आ जाता है। फिर आता है कस्टम यूनियंस। कस्टम यूनियन मतलब मेंबर्स कंट्रीज एडॉप्ट ए कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ फॉर नॉन मेंबर्स। मान लेते हैं ब्रिक्स के जो मेंबर है, ये सब एग्जाम्पल है, ये सब अभी भी हुआ नहीं। ये मैं एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ कि समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। मान लेते हैं ब्रिक्स में जो भी कंट्रीज है वो क्या किया, ब्रिक्स के बाहर जो कंट्रीज है उनको बोल दिया कि अगर इन सारे ब्रिक्स के अंदर जो भी देश ब्रिक्स के मेंबर है उन देश के मार्केट में अगर आपको सामान बेचनी है तो आपको हर एक देश के अंदर एक फिक्स अमाउंट टैरिफ देना होगा। मतलब आप इंडिया में बेचिए तब भी जो टैरिफ देना होगा, उसी सामान को आप रशिया में बेचिए तो उसी अमाउंट का टैरिफ आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया कस्टम यूनियंस। तो इस यूनियन के अंदर कौन आएंगे? ब्रिक्स के जो भी मेंबर्स है वो सारे आएंगे। ये चीज़ ब्रिक्स के अंदर अभी है नहीं, लेकिन हमने ये एग्जाम्पल समझाने के लिए हमने बोला कि मान लीजिए ब्रिक्स के अंदर ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, रशिया, ये सारे देश है। तो ये सारे देश अगर ये कर ले कस्टम्स यूनियन कर ले तो उसके ये पांचों देश छोड़ के रशिया, ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सब देश छोड़ के बाकी देश का जो भी सामान इन सारे देश के अंदर जब बिकेगा तो फिक्स एक टैरिफ देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझने की कोशिश की है। फिर इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन क्या हुआ? जैसे कि यूरोपियन यूनियन, ये लोग क्या करते हैं, एक कॉमन करेंसी यूज करता है, वो क्या है? यूरो। ठीक है, जब कोई एक साथ दो से ज़्यादा सारे देश एक साथ मिलकर एक कॉमन करेंसी यूज करने की कोशिश करेगा तब उसको यूनियन बोला जाएगा। ठीक है, ए डीपर इंटीग्रेशन दैट इंक्लूड्स ए कॉमन करेंसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। यूए के अंदर जो भी देश है वो सारे उन सारों का इकोनॉमिक पॉलिसी और जो उनका जो करेंसी है वो कॉमन है। ठीक है, अगर मान लेते ब्रिक्स भी, जैसे कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका मिलकर जो ब्रिक्स का जो ग्रुप फाउंड किया है, इसी ग्रुप के अंदर भी ये एक कॉमन करेंसी चलना चालू हो जाए, फिर कॉमन पॉलिसी, इकोनॉमिक जो पॉलिसी है कॉमन हो जाए, तो तब हम ब्रिक्स को एक इकोनॉमिक यूनियन भी बोल पाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ अभी हुआ नहीं, लेकिन शायद आने वाले दिनों में हो जाएगा। ये हो गया टाइप्स ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट। अब थोड़ा सा हम CEPA को और भी डिटेल में, जो हम थोड़ा सा पहले ही देख लिए थे, और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या होता है इसके अंदर, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है? सबसे पहले ट्रेड इन गुड्स, रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ एंड इंपोर्ट ड्यूटीज हो गया। फिर ट्रेड इन सर्विस। सर्विस सेक्टर में क्या होता है? इजियर एक्सेस ऑफ कंपनीज इन सेक्टर लाइक फाइनेंस, IT, हेल्थ केयर, टूरिज्म। मतलब कोई भी मान लीजिए एक देश का कंपनी दूसरे देश के अंदर बहुत आसानी से अपना बिजनेस सेटअप कर पाएगा। ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर का कंपनी हो सकता है, फिर फाइनेंस का, फिर हेल्थ केयर का, टूरिज्म, ये सारे चीज़ एक कंट्री दूसरे कंट्री के जो कंपनीज है ऐसे टूरिज्म के ऊपर, IT के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, वो अपने देश के अंदर उनको बिजनेस सेटअप करने के लिए एक्सेस आसान कर देगा। ये हो गया ट्रेड इन सर्विस, जो अगर दो कंट्री के बीच में CEPA कवर्स है तो। फिर आता है इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन, इनकरेजिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विद लीगल सेफगार्ड। लीगल सेफगार्ड के साथ एक दूसरे कंट्री, दो कंट्री के बीच में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा कि पैसा कभी भी डूबेगा नहीं, उसका रिटर्न आएगा ही आएगा, ये पक्का किया जाएगा। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मतलब प्रोटेक्शन ऑफ पेटेंट्स, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। मान ले इंडिया से कोई सामान बन के कतर में गया, फिर कतर में क्या होता है, कोई उसको उस सामान को देख के रिवर्स इंजीनियरिंग करके उस सामान का डुप्लीकेट प्रोडक्शन करना चालू कर देता है। तो ये सारी चीज़ नहीं होगा। कतर जो प्रोडक्ट इंडिया से बन के गया है उसको जो पेटेंट है
जो कॉपीराइट है, जो ट्रेडमार्क है, उसको रिस्पेक्ट करेगा और किसी दूसरे को उसके ऊपर ऐसे डुप्लीकेट बनाने की कोशिश नहीं करने देगा। ठीक है, अगर CAPA कवर होगा तो ठीक है। फिर रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या होगा? इंश्योरिंग द बेनिफिट्स अप्लाई टू जेन्युइन प्रोडक्ट फ्रॉम पार्टनर्स कंट्री। जो पार्टनर कंट्री से जो जेन्युइन प्रोडक्ट आ रहा है, उसको जो प्रॉफिट है उसी कंपनी को मिले, उसी कंट्री को मिले, इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री का जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करेगा। फिर आता है कस्टम्स कोऑपरेशन, फास्टर एंड स्मूथर कस्टम क्लियरेंस फॉर बिजनेस। जो भी बिजनेस का सामान एक से देश के साथ दूसरे देश में जब जाएगा, अगर दो देश के बीच में CPA है कवर से, तो तब क्या होगा? तो ये आसानी से डिलीवर हो जाएगा। मतलब पोर्ट के अंदर ये जब ये डिलीवर होने का टाइम आएगा, मतलब पोर्ट के अंदर ज़्यादा देर तक ये नहीं रोक के रखेंगे इसको। इसका जो क्लियरेंस होगा, जो कागजात का होगा, वो आसानी से पास हो जाएगा। ये सारी फैसिलिटीज़ एक देश दूसरे देश को देगा, जो देश के बीच में ये CPA कवर्स होगा। ठीक है, फास्टर एंड स्मूथर कस्टम क्लियरेंस। कस्टम में इसका क्लियरेंस, कागज़ का जो चेकिंग होता है, जो भी सामान का चेकिंग होता है, ये सारी चीज़ बहुत जल्दी से होगा और टाइम वेस्ट कम होगा और जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन का वो भी कम होगा। तो अब हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ FTA ऑन इंडिया, यानी इंडिया के ऊपर FTA का, अगर इंडिया जितना देशों के साथ FTA करने की कोशिश कर रहा है, अगर FTA हो जाए तो इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा इसका। तो पहला जो हम पहले एडवांटेज देखेंगे, फिर डिसएडवांटेज देखेंगे। तो FTA का जो एडवांटेज इंडिया के ऊपर आएगा, सबसे पहले वो होगा क्या? हेल्प इंडियाज गुड्स रीच ग्लोबल मार्केट। तो इंडियन गुड के लिए, इंडियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए, सामान के लिए दुनिया का जो मार्केट है वो खुल जाएगा। जितना देशों के साथ इंडिया FTA कर पाएगा, FTA एग्रीमेंट हो जाएगा, उन सारे देश के मार्केट इंडियन सामान के लिए खुल जाएगा, बहुत आसानी से खुल जाएगा, जहाँ पे इंडियन सामान बहुत ही कम प्राइस में मार्केट में बिक पाएंगे, सेल हो पाएगा और इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। ये पहला एडवांटेज हो गया। फिर क्या होगा? अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मेक्स इंडिया ए मैन्युफैक्चरिंग हब। जब आप दूसरे देशों के लिए FTA साइन कर रहे हो, जैसे कि आपका सामान भी दूसरे देश में आसानी से जा रहा है, आप भी दूसरे देश के अंदर सामान का मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है, प्लांट है, वो सेटअप कर पा रहे हो, तो ऐसे बहुत सारे दुनिया में जो भी अमीर देश है, जिनके पास बहुत पैसा है, जैसे कि USA हो गया, कतर, गल्फ कंट्रीज हो गए, सऊदी अरब, कतर, ये सारे देश क्या हो पाएगा? कुवैत, फिर यहाँ पे चाइना, फिर रशिया, ये सारे देश क्या करेंगे? ये देश इंडिया के अंदर आके अपना फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेगा। इंडिया के अंदर जो भी सेक्टर में काम चल रहा है उसमें, जैसे कि कतर अभी 10 बिलियन US डॉलर कर रहा है, ऐसे ही बाकी देश भी इंडिया के अंदर जिनके साथ FTA होगा, वो सारे देश आके बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा इंडिया के अंदर। तब क्या होगा? इंडियन इकोनॉमी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, सारी चीज़ को, मैन्युफैक्चरिंग हब को एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट से बूस्टअप मिलेगा। ठीक है, फिर क्या होगा? रिड्यूस कॉस्ट फॉर कंज्यूमर, लोअर इम्पोर्ट टैरिफ मीन्स चीपर गुड्स। मान लेते कतर से कोई सामान इंडिया आया, ठीक है, तो अगर उसमें टैरिफ अगर इंडियन गवर्नमेंट कम लगाए, तो जो सामान टैरिफ कम हो जाएगा तो उसमें मार्केट में उसका प्राइस भी कम हो जाएगा। अगर प्राइस कम हो जाएगा तो वही सामान हम जो नॉर्मल पब्लिक है, जो आम इंसान है, वो कम प्राइस में खरीद पाएगा, क्योंकि टैरिफ कम तो मार्केट में दाम भी कम। ठीक है, तो डायरेक्टली जो कॉमन इंसान है, जो कॉमन कंज्यूमर होंगे, उनके लिए ये प्रॉफिटेबल डील होगा। ठीक है, ये सारे हो गया एडवांटेज। एक ही डिसएडवांटेज हो सकता है, जो कि अगर इसके साथ आप अपने, मतलब इंडिया अगर सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग हब के ऊपर ही फोकस करे तो ऐसा नहीं चलेगा। तो आपको अपने देश के अंदर जो इंडस्ट्री है उसको भी सेफगार्ड करनी है। मान लेते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में FTA हुआ है, लेकिन अगर मान लेते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, किस सेक्टर में? डेयरी सेक्टर में मान लेते हैं। ठीक है, तो इंडिया के अंदर डेयरी गुड्स, जो डेयरी सेक्टर है, जो डेयरी प्रोडक्ट जो कंपनियां मैन्युफैक्चर करती है, तो उसमें सबसे फेमस कौन है? अमूल है और मदर डेयरी है। ठीक है, मान ले, ठीक है। तो अब अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हम लोगों का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी अमूल और मदर डेयरी का प्रोडक्ट बहुत कम प्राइस में ऑस्ट्रेलिया के मार्केट में भी सेल होगा, और ऑस्ट्रेलिया के सामान भी इंडिया के मार्केट में बहुत ही कम प्राइस में सेल होगा। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत यह है कि ऑस्ट्रेलिया का जो डेयरी प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी भी लगभग अमूल और मदर डेयरी जैसा ही है, उतना ही क्वालिटी, हाई क्वालिटी है, लेकिन कम प्राइस में। वो भी इंडियन मार्केट में अगर आ गया कम प्राइस के अंदर, तो तब जगह क्या होगा? अमूल और मदर डेयरी को ये कंपटीशन देगा। तब ये हो सकता है कि इंडिया के अंदर मदर डेयरी और अमूल का जितना बड़ा मार्केट है, वो थोड़ा सा मार्केट शेयर ऑस्ट्रेलिया के जो प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट, उनके पास भी चला जाए। तब जगह क्या होगा? इंडियन जो कंपनी है अमूल और मदर डेयरी, इनका जो इंडिया से जो प्रॉफिट उनका आ रहा था, उस प्रॉफिट में थोड़ा सा कम हो जाएगा, वो प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो FTA जब हम करेंगे तो ध्यान यही रखना है गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि जितना हो सके इंडियन, इस देश के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग, जो भी बिजनेस, जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहा है, उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो FTA के अंदर। कि ऐसा ना हो कि बाहर के देश के जो सामान है वही ज़्यादा प्रॉफिट लेके इंडिया के मार्केट से जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बैलेंस ऐसे करनी है
कि देश के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग जो हब है सारे प्रोडक्ट के ऊपर उसका बूस्टअप भी मिल जाए, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ जाए, ऊपर से बाहर के जो मार्केट है उसका भी एक्सेस इंडियन गुड्स को ज़्यादा मिल जाए। तो इसी सब देखते हुए बैलेंस करके हमें एफटीए को जो भी एफटीए एग्रीमेंट हम लोग करेंगे, एग्रीमेंट जो भी करेंगे सारे देश के साथ, उसको ऐसे ही हिसाब से कि इंडिया के बेनिफिट के हिसाब से हमें करनी है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया एडवांटेज डिसएडवांटेज और उसको कैसे काउंटर करनी है। अब हम थोड़ा सा एक और टॉपिक देख लेते हैं, मतलब इसके साथ ही कनेक्टेड। जो कतर जो है वो एक्चुअली है कहाँ पे, वो एक्चुअली है गल्फ में। और जो गल्फ में टोटल 6 देशों का एक ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ठीक है, उस 6 देश के अंदर कौन कौन है? सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान। ये टोटल 6 देश मिलके ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बनाता है। तो इंडिया का एक कतर के साथ रिलेशन एनहांस करने के साथ साथ भी इंडिया का एक टारगेट है, यहाँ पे जितना भी देश है, मतलब जीसीसी के अंदर ये 6 देश के साथ ये 6 देश के साथ भी अपना जो बिजनेस टाइज है, जो बिजनेस है उसको और भी ज़्यादा करें। सऊदी अरब के साथ हम लोगों का जो रिलेशन है वो पहले से बहुत अच्छा हो चुका है, अभी एकदम फ्रेंडली रिलेशन है, जो कि उनके साथ सऊदी अरब के साथ हम लोगों का जो बिजनेस है वो अभी $30 बिलियन एनुअली हो रहा है। ठीक है, इंडिया सऊदी अरब से ऑयल खरीद रहा है ऊपर, और एक्सपोर्ट में IT सेक्टर का जो IT सर्विसेज है, टेक्सटाइल, केमिकल, ये सारी चीज़ हम लोग सऊदी अरब के अंदर एक्सपोर्ट भी कर रहा है और इंपोर्ट ऑयल कर रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो भी इंपोर्ट करवा रहा है। ठीक है, फिर आते हैं यूएई के साथ भी इंडिया का रिलेशन बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है और दोनों देश एक दूसरे के साथ बहुत ही फ्रीली बिजनेस करते हैं। और जैसे सऊदी अरब और यूएई, इन दोनों देश में सबसे ज़्यादा भारतीय लोग रहते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ का जो GDP है उसको भी डेवलप करते हैं और इंडिया में भी रेमिटेंस में पैसा भेजता है। तो ये सारे चीज़, तो इसको चलते हुए यूएई और सऊदी अरब के साथ इंडिया का रिलेशन बहुत पहले से ही बहुत अच्छा है, क्योंकि इंडिया और यूएई और सऊदी के बीच में एक बिजनेस रिलेशन तो पहले से ही था, बहुत ज़्यादा अमाउंट का बिजनेस रिलेशन था। ऊपर से इंडिया का डायस्पोरा इन 2 देश के अंदर, पूरे गल्फ के अंदर ही है, लेकिन इन 2 देश में ज़्यादा है। ठीक है, फिर यूएई के साथ हम लोगों का $60 बिलियन बिजनेस होता है एनुअली, जो कि सऊदी अरब से भी 2 गुना। ठीक है, अब हम कोशिश कर रहे हैं कतर के साथ भी ऐसा ही हो, जो $20 बिलियन का बिजनेस तो हो रहा है कतर के साथ, उसको 40 करें 2030 आते आते। ठीक है, तो कतर, हम चाहते हैं कि यहाँ पे जितना भी देश है उन सारे के साथ इंडिया का रिलेशन फ्रेंडली हो जाए और बिजनेस एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा हो। ठीक, फिर हम क्या देखते हैं कुवैत के साथ फिलहाल हम लोगों का जो बिजनेस है वो है $5 बिलियन एनुअली, इसको भी हम ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है जीसीसी का कॉन्सेप्ट। इंडिया का मेन प्रायोरिटी यहाँ पे सिर्फ कतर, सऊदी, यूएई ऐसा नहीं है। इंडिया चाहता है कि सारे देश के जीसीसी के अंदर, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अंदर जो 6 देश है उन सारे के साथ इंडिया का बिजनेस रिलेशन बहुत ज़्यादा इनहेंस हो। ठीक है, इसी की कोशिश में इंडियन गवर्नमेंट अभी काम कर रहा है। तो जो भी अभी एक्सपोर्ट हो रहा है जीसीसी के अंदर से इंडिया से, वो है केमिकल, टेक्सटाइल, मशीनरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सारे चीज़ हम गल्फ के जो देश है उनसे, ये सारे 6 देशों मिला के हम खरीदते हैं और वहाँ पे हम लोग फिलहाल के टाइम में मशीनरी, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ सप्लाई करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो रिलेशन हम लोगों का, हमारे इंडिया के साथ गल्फ का ऐसा तो अच्छा ही है, लेकिन हम चाहते हैं उसको और एनहांस किया जाए, क्योंकि यहाँ का जो मार्केट है वो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो ये इस मार्केट का अगर फ्री ट्रेड अगर इस मार्केट का एक्सेस अगर इंडिया को मिल जाए तो इंडियन इकोनॉमी के लिए वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। तो आज का जो वीडियो है वो इतना ही, तो आज के लिए इतना ही। तो आज के वीडियो में आज के क्या क्या समझ लिए हम लोग? एक तो इंडिया और कतर के रिलेशनशिप समझ लिए, जो $10 बिलियन इंडिया के अंदर कतर ने इन्वेस्ट करने वाला है, कौन कौन सी सेक्टर में करने वाला है वो भी देख लिए। फिर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो होता है, ये सारे CEPA और FTA क्या क्या होता है ये भी हम देख लिए। इंडिया की कौन सी देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहा है वो भी देख लिए। FTA का एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या होता है वो भी हम देख लिए। फिर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अंदर कौन सी देश आता है और इन सारे देश के साथ इंडिया का बिजनेस अमाउंट कितना है एनुअली, ये भी देख लिए। फिर कैसे इंडिया के ऊपर ये FTA इफेक्ट करेगा, इसका प्रभाव इंडिया के ऊपर, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कैसे आएगा, ये भी ब्रीफली हम लोग डिस्कस कर लिए। तो ब्रीफली हम लोग लगभग बहुत सारे टॉपिक के ऊपर इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए। तो आज के वीडियो इतना ही। इस टॉपिक के ऊपर फर्दर हम डिटेल में और भी वीडियोस बनाएंगे। तो आज की वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी कोशिशें अच्छी लगे तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।